नमस्कार। हेलो। हेलो। नमस्कार। आवाज नहीं। हेलो। मेरी मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यासागर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि कोई तकनीकी समस्या है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं अपने गांव पहुंचा हुआ हूं और आप जानते ही हैं कि अभी भी और ख़ासकर बिहार के गांव में अभी भी तकनीकी समस्या बरकरार है। मैं आभारी हूं अमन प्रकाशन समूह का और ख़ास तौर से ऋषभ वाजपेयी जी का, जिन्होंने मुझे अमन प्रकाशन फेसबुक पेज पर लाइव किया है। मैं आभारी हूं उन सारे श्रोताओं का जो मुझे जाने बिना, देखे बिना उत्सुक हैं सुनने के लिए। मैं आभारी हूं माँ वाग्देवी का, जिनकी कृपा से मैं अपनी अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा। मेरी बात हो रही थी जब वाजपेयी जी से, तो उन्होंने कहा था कि सर कोई भी विषय रख लीजिए जो आपके मन हो। और देखिए, मैं कई जगह गया हूँ और जब भी मैं कहीं जाता हूँ और जब विषय बदल जाता है तब भी प्रश्न का उत्तर देना होता है। मैंने वाजपेयी जी से कहा था हिंदी साहित्य का इतिहास, और वाजपेयी जी ने हमें विषय दिया हिंदी साहित्य और इतिहास। मैं वाजपेयी जी का आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे नई चुनौतियों से रूबरू कराने का मौका दिया है। दो बातें हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले यह बात हमारे मन मस्तिष्क में आती है कि क्या है इतिहास, क्यों ज़रूरी है इतिहास का अध्ययन। मैं आपको बता दूं कि इतिहास अतीत का पुनराख्यान है। इतिहास गतानुगतिकता का, आप कह सकते हैं कि जीवंतता का प्रतीक है।
यदि हम इतिहास में जाते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं तो हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं कि हम कैसे आगे बढ़े हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना है। और जब बात आती है हिंदी साहित्य और इतिहास की, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके भी दो पहलू हैं, साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य। इन दोनों संदर्भों को धीरे धीरे आपके सामने खोला जाएगा, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इतिहास है क्या, और खास करके साहित्य के संदर्भ में इतिहास क्या है। मित्रों मैं बताऊं आपको कि इतिहास साहित्य को समझने का सूत्र है। जब भी आप हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं और यदि आप आदिकाल पर बात करते हैं तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से दिल्ली सल्तनत का समय रहता है। उस समय की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां रहती हैं और आदिकाल में ही विभिन्न जो विद्वान, जो आलोचक जो अभिमत देते हैं कि यदि हम उसको पीछे जाकर देखें, यानी 650 से 1200 का समय देखें, तो निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क में राजपूत युग रहेगा, सामंत काल रहेगा, पूर्व मध्य काल रहेगा, क्योंकि इतिहास से आप निरपेक्ष होकर कभी भी साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, कभी भी आप साहित्य के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। इतिहास का संदर्भ ही है निरंतरता एवं परिवर्तनीयता, जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ चेंजेस, सर्वाइवल ऑफ कंटिन्यूटी। ये दोनों बातें जो हैं उसकी, इतिहास मूलतः क्या है? एक प्रावस्था है, जिस प्रावस्था के माध्यम से हम तत्कालीन समय की विशेषताओं को जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या खोया क्या पाया की तर्ज पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। और आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जनता की संचित चित्तवृत्तियों का कहते हैं कि प्रतिबिंबन करता है, और उसको का कालक्रमेण जो अध्ययन है साहित्य इतिहास कहलाता है। जरा आप सोचिए कि यदि जनता भी है इसमें, उसकी चित्तवृत्तियां भी है, जिसमें बदलाव की हमेशा अपेक्षा है, तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव, जनता के मन में बदलाव और साहित्य में बदलाव, तीनों एक साथ अपेक्षित है। इसलिए शुक्ल जी मानते हैं कि साहित्य का विकास होता है, और साहित्य का विकास इसलिए होता है कि साहित्य के साथ इतिहास अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। साहित्य और इतिहास मिलकर साहित्य के विकास को सुनिश्चित करते हैं। और शुक्ल जी की यह दृष्टि कि एक बात, साहित्य और जनता का जो अनुनाश्रय संबंध है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हम रखेंगे कि क्या इसके पहले आप कह सकते हैं कि ऐसा किसी ने कुछ कहा है क्या? पहले किसी ने जनता के अंतर संबंध को स्थापित करने की कोशिश की है क्या? आप इसके पहले के हमारे जो साहित्य काव्य शास्त्रीय जो साहित्य हैं उसका आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका उत्तर ना में होगा, नहीं में होगा। क्योंकि काव्य शास्त्र के बारे में कहा जाता है कि काव्य शास्त्र शाश्वत होता है, जो लिखा गया है वह अंतिम है। लेकिन यदि हम मानते हैं कि जनता बदलती है, समाज बदलता है, और उसके साथ साथ साहित्य भी, यह अभिमत जिससे हम यह मान रहे हैं कि काव्य शास्त्र शाश्वत होता है, इस अभिमत से आप कह सकते हैं कि हम डिफर कर रहे हैं, हम भिन्न बात रख रहे हैं। क्योंकि जिस सिद्धांत को लेकर के हम यह मान लें कि काव्य शास्त्र शाश्वत होता है, तो निश्चित रूप से शुक्ल जी का जो अभिमत है
काव्य शास्त्र पर लागू नहीं होता है या काव्य शास्त्रीय साहित्य पर लागू नहीं होता है। दूसरी बात है कि साहित्य क्या है? साहित्य भाषिक संरचना है और साहित्य तब विकसित होता है जब परिवर्तन होता है, और उसी समय जब साहित्य में आप कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन होता है तो उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं और तब हमें काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए विभिन्न आलोचकों के विभिन्न अभिमत हैं, कुछ प्रश्न आ रहे हैं, हम बाद में इस पर बात करेंगे, धन्यवाद। लेकिन अभी जो बात है मैं होता है तो साहित्य, और जब बदलता है तो हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण आलोचकों अपने अपने तरफ हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया है और उसका नामकरण किया है। हमारे मित्र भरत जी कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान, आप जैसे मित्रों का स्नेह है और हौसला अफजाई है कि हम लोग काफ़ी जूनियर हैं आप लोगों से, तो आप लोगों को पढ़कर देख करके कुछ हिम्मत जुटा पाते हैं कुछ कहने की और कुछ बात करने की। तो भरत जी को नमस्कार मेरा। फिर मैं शुक्ल जी के माध्यम से आप यह मान कर चलिए कि साहित्य और जनता का और इतिहास पद्धति सामाजिक असामाजिक, आप कह सकते हैं कि शिष्ट अशिष्ट, श्लील अश्लील, अब जितने भी आप कह सकते हैं वो समस्याओं के बीच एक अंतःगतिशीलता, जिसको आप कहेंगे अंतःगतिशीलता उत्पन्न करती है, जिस पर हम विचार करते हैं, जिस पर हम बात करते हैं और जिसको हम संदर्भित करते हैं। तो हमारे पास दो अभिमत हैं। एक वैसे कि भाई साहित्य की कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं है और इसलिए उसका इतिहास नहीं होता है। इस तरह के महत्वपूर्ण लोगों में निर्मल वर्मा जी हैं। वो कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है, कहते हैं कि साहित्य की कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं होती है, अतः इतिहास नहीं होता है। साहित्य में कुछ अद्वितीय होता है। समझिए आप, वो कहते हैं कि साहित्य में जो कुछ भी है वह अद्वितीय है। साहित्य में कुछ भी आप कह सकते हैं कि प्रासंगिक अप्रासंगिक वाली बात जो है निश्चित रूप से साहित्य में जो कुछ भी है अद्वितीय है। तो यदि हम मान लेते हैं कि निर्मल अनुसार की भाई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं होती अतः इतिहास नहीं होता, तो निश्चित रूप से हम उसको खारिज करेंगे शुक्ल जी को, क्योंकि शुक्ल जी पूरी तरह से इस बात को स्थापित करने में लगे हुए हैं कि साहित्य और समाज का अनुन्यास संबंध है। आप कह सकते हैं कि इतिहास को हम कहते हैं कि एक बाद में एक चलन आया, आप जैसे आप सब लोग देखते होंगे कि इतिहास को अस्वीकार करके साहित्य में एक तरह से मार्क्सवाद को खारिज करने की जो प्रणाली शुरू हुई, ये निश्चित रूप से सबके अपने अपने अभिमत हो सकते हैं। मैं किसी मार्क्सवाद का कोई पुरोधा नहीं हूँ, मैं तो बहुत कम जानता हूँ मार्क्सवाद के बारे में, लेकिन जो एक धारा थी निश्चित रूप से आप देखिए लगभग 100 वर्षों की धारा, हिंदी साहित्य की धारा मार्क्सवाद से आप्लावित है और मार्क्सवाद ने निश्चित रूप से काफ़ी जितनी बेहतर रचनाएं संभव हो सकी हैं मार्क्सवाद के माध्यम से या उस तरह के विभिन्न लेखों के माध्यम से हमारे हिंदी जगत में देखने को मिलती हैं। तो आप ये समझिए कि हम किसी न विचारधारा के खिलाफ हैं, न हम किसी विचारधारा को एकदम हाइप क्रिएट करके आपको बताना चाहते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं, मैं जो अपना अभिमत मानता हूँ, मैं जब पढ़ता था दिल्ली विश्वविद्यालय में तो जब चर्चा होती थी नित्यानंद जी से तो वो कभी कभी मजाक में कहते कि तुम भी तो दक्षिणपंथी सोच रखते हो। मैंने कहा कि सर मेरी ना कोई दक्षिणपंथी सोच है ना वामपंथी सोच है। सोच मेरी क्या है? निश्चित रूप से मेरी सोच है वैसा साहित्य जो जन कल्याण, वैसा समाज जो जन कल्याण अभिप्रेत हो, वैसा आप कह सकते हैं कि राज्य सत्ता जो जनता के कल्याण के लिए तत्पर हो, मैं उसका समर्थक हूँ, नहीं तो मैं विरोधी हूँ। तो निश्चित रूप से वो बड़े विद्वान लोग थे, उनके सामने जो है ज़्यादा हम लोग क्या बोल सकते थे, लेकिन मैंने अपनी बात ज़रूर रखी थी कि विचारधारा की जो आप कह सकते हैं कि जो है उसमें उस चक्र में फंस करके मैं किसी भी प्रतिभा को है मैं सलाम करता हूं। इन्होंने कहा कि राम विलास शर्मा की दृष्टि से
देखना उपयुक्त होगा। आप देखिए रामविलास शर्मा को, मार्क्सवादी आलोचक होते हुए इतिहास, परंपरा, वेद, आर्य, भाषा, समाज, संस्कृति, अंग्रेजी राज की संपूर्णता में बात करता है, कहीं कुछ भी अछूता नहीं है। हम लोग तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 10-12 पुस्तकें उनकी पढ़ी है, लेकिन उनकी कम से कम 40-50 पुस्तकें हैं जो पढ़ने लायक हैं रामविलास शर्मा जी की। आलोचक की भूमिका क्या है? आलोचक की भूमिका होती है, आप कह सकते हैं कि उस चिकित्सक की भांति जो लक्षण देख करके इलाज, पहले ही पूर्वाग्रह ग्रसित हैं कि नहीं हम कोविड-19 के मरीज को देखेंगे ही नहीं। तो ये क्या मतलब है इसका? आलोचक साहित्य को दिशा देता है, पाठक को बताता है कि यह इस तरह की जो कृति है आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोगी भूमिका निभा सकती है। अब आप मार्क्सवाद को लेकर के, निश्चित रूप से रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। हम कहते हैं कि व्यक्ति जब किसी धारा से प्रभावित होता है, नामवर जी से मेरी कई बार बातचीत होती थी, नामवर जी भी मार्क्सवादी आलोचक थे, लेकिन कई विषयों पे आप कह सकते हैं कि नामवर जी, रामविलास जी, शिवदान सिंह चौहान जैसे नहीं थे। शिवदान सिंह चौहान जो है पूरी तरह से कहते हैं कि जो कट्टर मार्क्सवादी दृष्टि और उसी टिक्का टिप्पणी करने वाली जो स्थिति थी, तो हम उस पर बात कभी फिर मौका मिलेगा तो आलोचना पर बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बातचीत मेरी हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो शुक्ल जी की दृष्टि है, शुक्ल जी को बहुत, आप देखिएगा कि आज के समय में भी हम लोग फेसबुक पे देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग शुक्ल जी की आलोचना करते हैं। मैं सहमत हूँ। आदिकाल से लेकर के आप आधुनिक काल तक देखिएगा तो शुक्ल जी कहीं भी, साहब आप देखिएगा कि कहीं भी शुक्ल जी किसी भी आप चीज़ को उस तरह से खारिज नहीं करते हैं, सिवाय रहस्यवाद को लेकर के मित्रों, क्योंकि रहस्यवाद को कनकौआ और वो सब तुलना करते हैं, इसीलिए नंद दुलारे वाजपेयी उन पे फायर भी होते हैं, जबकि मैंने गुस्सा होते हैं, जो गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें नंद दुलारे वाजपेयी स्वयं अपने को शुक्ल की परंपरा का मानते हैं। ऐसा हम उसको माने या न माने, लेकिन वहाँ पे जब छायावाद का आकलन करते हैं या आदिकाल का आकलन करते हैं, जहाँ पे आप सिद्धोनाथों को साहित्य कोटि से बाहर कर देते हैं और सिद्धोनाथों की रचनाओं को कहते हैं कि हमने तो इसलिए इसका वर्णन किया है, यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार से उन्होंने कबीर प्रवर्तित संत मत के लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था। तो भाई न्यूज और आधार को भीतर रखिएगा तो निश्चित रूप से आप पर उंगली उठेगी। चाहिए साहित्य में या जीवन में या इतिहास में कुछ भी अंतिम नहीं होता है। हमारे यहाँ जो है, हमारी परंपरा में, कई बार मेरे अम्बेडकरवादी मित्र हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ, बहुत सारे अच्छे मित्र हैं मेरे, तो मैं कहता हूँ कि देखो, अंबेडकर जी को पढ़ो, उनके विचारों का आत्मसात करो और उसका जीवन में प्रयोग करो, समाज को बदलने में प्रयोग करो, न कि उनकी मूर्ति पूजा करो तुम। तो ये हमारे समाज और हमारी परंपरा में इसकी आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति रही है कि तुरंत हम अति भावुकता के शिकार होकर के हम मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा में शामिल हो जाते हैं। तो शुक्ल जी भी पूजनीय नहीं है, द्विवेदी जी भी पूजनीय नहीं है, या कोई भी हमारी परंपरा में है। परंपरा इसीलिए बनती है कि हम उसका पुनर्विश्लेषण कर सकें, उसको हम पुनः परिभाषित कर सकें। तो मित्रों, जब हम कहते हैं कि काल विभाजन की आवश्यकता है और होगी, हम इस पर बाद में बात करेंगे, आएंगे तो, लेकिन हम जब कहते हैं कि भाई, एक बालकृष्ण भट्ट को आप सब जानते होंगे, आधुनिक युग में बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और प्रत्येक काल के साहित्य को समझने के लिए समाज के परिवर्तन के साथ सूत्र बनाने होंगे। ऐसे नहीं होगा। आप देखिएगा, आप खुद देखिए, आप लोग जो सन 2000 का समय देखे होंगे, सन 90 का समय देखे होंगे, जब हम लोग देखते थे कि आप कह सकते हैं कि अब, हाँ बिल्कुल, मोहसिन खान तन्हा जी का ये कहना कि छायावाद क्रियात्मक रहस्यवाद नहीं भावपूर्ण ही है। तो शुक्ल जी उसके बावजूद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? ये अति भावुकता जो है खतरनाक है। वो शुक्ल जी तुरंत पहुंच जाते हैं, कनकौए की तुलना करते हैं, और इसलिए लोग उनको आप कह सकते हैं कि शुक्ल जी से वहाँ सहमत नहीं है। और मैं खुद एक छोटा मोटा आलोचक हूँ, युवा आलोचक कह सकते हैं या शिशु आलोचक, जो कहना है आप कहिए, मानिए। मैं भी मानता हूँ कि शुक्ल जी वहाँ सही नहीं है, क्योंकि हम टैगोर कहते हैं, के ही बलेन धुआं, के ही बलेन छाया, और
में जब छायावाद आता ही है, और आप सबको पता है कि हिंदी नवजागरण ही आता है बंगला नवजागरण के प्रभाव में, कोई भी बात इसको आप मानिए चाहे मत मानिए, और पूरी तरह से जो छायावाद जो स्तंभ हैं चारों, उसमें से जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन पर खतरनाक प्रभाव है, जिसको कहते हैं मतलब गहरा प्रभाव है, सॉरी खतरनाक प्रभाव नहीं, गहरा प्रभाव है। तो जब कहते हैं कि के ही बलेन धुआं के ही बलेन छाया, तो फैंटेस्माटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए ना कि जब के ही बलेन धुआं के ही बलेन छाया, तो निश्चित रूप से हमारे पास एक स्वभावतः प्रश्न आएगा कि भाई हमारे एक कोई मित्र हैं या मैडम हैं पूर्णिमा उमेश, उनका प्रश्न है कि छायावाद युग में कबीर के विचार के बारे में ही ज़्यादा जानकारी चाहिए। बाबू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये कहा है। साहित्य समाज का मात्र दर्पण नहीं हो सकता, उसे सुधारने और बेहतर बनाने का प्रयास मात्र हो सकता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि प्रेमचंद तो कहते हैं भाई तू मसाल, साहित्य कभी राजनीति के पीछे नहीं, राजनीति के आप कह सकते हैं कि राजनीति साहित्य के पीछे चलता है। तो इसलिए आप जब आधुनिक युग में आते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं, और स्वीकृति और उसको खारिज करना, और मॉडर्निज्म में बहुत सारी बातें हो रही हैं। जब हम लोग भी पढ़ाते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज्म को हम ये मान के चलते हैं कि एक बीमार नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जिस चीज़ को हम खारिज कर रहे हैं, 100 वर्षों के योगदान को, मार्क्सवादी दृष्टि को खारिज करने से वो चीज़ें खारिज नहीं हो सकती हैं। मार्क्सवाद का एक अपना योगदान है। ये ठीक बात है कि मार्क्सवाद के बरक्स कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि, आप साहित्यकार, उपन्यासकार हुए जिनकी दृष्टि मार्क्सवादी नहीं थी, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक चेतना से वो लैस थे, और उनको उस तरह से तवज्जो नहीं मिली। खास करके कवियों में मैं जानता हूँ कि गोपाल सिंह नेपाली हैं, आप कह सकते हैं कि आर.सी. प्रसाद सिंह हैं, ये सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। तो उस तरह से उनको जगह हुई तो ठीक है, एक बात है, अब उस पर चर्चा होगी। कहते हैं कि जब राजनीति बदली है तो साहित्य और समाज भी बदलेगा, और उस पर चर्चा भी होगी। और आप देखिए इस तरह की बातें हो रही हैं। लगभग 6 वर्ष हो गए, तो 6 वर्ष में दूसरी विचारधारा वाले के लोग भी सक्रिय हैं, और पुराने विचारधारा वाले लोग जो हैं अपने को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई, मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत सारे मनोहर पांडे भी जनाब, ऐसा तो नहीं है कि विचार इतना हावी हो जाए कि साहित्य ही दब जाए, तो फिर वो क्या मतलब है उस विचारधारा का। आप जो है कभी भी पार्शियल नहीं हो सकते हैं साहित्य को लेकर के। और मैं तो एक पंक्ति मैं समझता हूँ कि राम जन्म जग मंगल हेतु, शुक्ल जी की जो दृष्टि, मैं अक्षरशः सहमत हूँ। और साहित्य में, जीवन और साहित्य दोनों में लोक कल्याण केंद्रीय अवस्थिति है। यदि आप इसके लिए अभिप्रेत हैं तो जीवन का भी अर्थ है, और आप कह सकते हैं साहित्य का भी अर्थ है। और यदि ऐसा नहीं है तो आप लंबे लच्छेदार भाषण देते रहिए, लंबी लंबी बातें करते रहिए, निश्चित रूप से आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है और आपकी रचना का कोई मोल नहीं है। इसलिए जब शुक्ल जी के माध्यम से जब हम का अनिवार्य संबंध जानने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि कबीर, देखिए कबीर शुक्ल जी की नज़र में, ये मैडम का एक प्रश्न है। एक चीज़ देखिए ना, हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर त्रिवेणी में क्यों नहीं, थोड़ी सी, चूंकि मैडम का प्रश्न है, निश्चित रूप से आप एक चीज़ देखिए, त्रिवेणी में कबीर, जबकि एक ही तरह के 2 कवियों को लिया गया है वहाँ पे। अरे भाई क्या कहते हैं, तुलसीदास, दोनों सगुण धारा के हैं। एक के केंद्र में कृष्ण है और दूसरे के केंद्र में राम है। एक जगह बाल लीला व वात्सल लीला वर्णन प्रमुख, आप कबीर परंपरा, आप परंपरा को लेकर के द्विवेदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। यह दूसरी परंपरा शुक्ल जी के माध्यम से ही प्रस्फुटित होनी चाहिए थी, नहीं हो पाया। और ऐसा कभी नहीं होता है कि एक कितना भी महत्वपूर्ण आलोचक हो और उन सारे, आप कह सकते हैं कि सारे बिंदुओं और सारे पहलुओं पर ध्यान दे।
तो ये निश्चित रूप से ये आपको और हमको सोचना होगा कि यदि कुछ भी अनुत्तरित रह जाता है तो उसका उत्तर हम अपनी परंपरा और इतिहास में ढूंढते हैं। तो मानव जीवन को सार्थक, कृष्णा बाबू का प्रश्न है सार्थक है, वैसे साहित्य का इतिहास ही जाने, बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो मैं सोचता हूं। क्योंकि मैं, देखिए, मैं, आप सहमत असहमत हमसे हो सकते हैं, मैं मानता हूं कि विचारधारा की लड़ाई में साहित्य का बहुत अहित हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे जो वैचारिकी, आप कह सकते हैं कि वैचारिकी सहमति न होने के बावजूद भी बेहतर लिखे हैं और उनकी चर्चा कम हुई है। तो निश्चित रूप से 21वीं सदी का साहित्य विमर्शों का साहित्य, ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, तो समय तय करेगा, लेकिन 21वीं सदी का साहित्य मित्रों विमर्शों का साहित्य है। और आप एक चीज़ देखिएगा कि एक विमर्श थम रहा है, मतलब एक विमर्श का जोर कम पड़ रहा है तो दूसरा विमर्श शुरू हो जा रहा है। जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो यह था दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श। अब जब हम लोग रिसर्च करके अध्यापक हो गए, भाई आदिवासी विमर्श, भाई संस्कृति विमर्श। जब अध्यापन के 6-7 साल 8 साल गुजरे तब कह रहे हैं कि भाई अब जो है संस्कृति विमर्श, अब जो है अल्पसंख्यक विमर्श। उसी तरह से चौथीराम यादव जी ने एक बार मेरे फेसबुक पे थे तो मैंने सर को देखा था कि आप देखिएगा कि उन्होंने ओबीसी विमर्श शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था कि जातीय, आप कह सकते हैं, उद्भावना को लेकर के कोई विमर्श। चौथीराम जी बड़े श्रेष्ठ हैं और सीनियर लोग हैं, हम लोग तो अभी शिशु अवस्था में हैं। तो चौथीराम जी से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने फेसबुक पर जरूर लिखा कि मैं इसी विमर्श से असहमत हूँ। अब कल को कोई क्षत्रिय विमर्श शुरू कर देगा, कोई ब्राह्मण विमर्श शुरू कर देगा, कल को कोई वैश्य विमर्श शुरू कर देगा, कल को कोई शूद्र विमर्श शुरू कर देगा। भाई दलित कहने से ही पता चल रहा है कि जो भी समाज का अति पिछड़ा है, जो समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सब उसमें शामिल है, चाहे ब्राह्मण जो भी है। दलित की ये विश्वव्यापक परिभाषा यही है, दलित किसी जाति नहीं है, तो निश्चित रूप से जातीय दुराग्रह से पीड़ित है। मैं गांव में हूं, मैं देख रहा हूं स्थिति को। बहुत सारे लोग सवर्णों में हैं जो उनको खाने की समस्या है, उनको आवास की समस्या है। तो ये मैं सारा कुछ देख रहा हूं। तो मीडिया, हाँ, मीडिया विमर्श भी है, प्रवासी विमर्श है। मैं अभी आ ही रहा था मैडम कृष्णा जी, मैं आ ही रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा चूंकि गांव में अभी 2-4 दिनों से रह रहा हूं तो मैं घूम कर देख रहा हूं। क्योंकि इस गांव को देखे बिना आप किस तरह के साहित्य की चर्चा करेंगे? एसी कमरों में बैठ करके साहित्य की चर्चा नहीं होती है। मैं जानबूझ करके आया हूं 1 सप्ताह के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि अब देखिए जो भूमिका है, जैसे कि कृष्णा बाबू ने लिखा है कि मीडिया विमर्श, प्रवासी विमर्श, किन्नर विमर्श। भाई एक बात कहो ना कि ये तो विमर्श सब समझ में आ रहे हैं, ये होना भी चाहिए। मीडिया की जो भूमिका है समाज में आप देख ही रहे हैं, मीडिया किस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ रही है। मीडिया अपनी पूरी, आप कह सकते हैं कि जो उसकी भूमिका परिभाषित होनी चाहिए उससे बहुत इतर है उसकी भूमिका। उसी तरह से प्रवासी को लेकर के मैं एक सेमिनार में था, प्रश्न उठा था कि प्रवासी, अप्रवासी, भारतवंशी, क्या दोनों में अंतर है? एक्सपर्ट महोदय कहे कि कोई अंतर नहीं है, जबकि मैं मानता हूं कि तीनों शब्द में अंतर है। आप समझिए कि प्रवासी वो जो जाकर विदेश नौकरी करके घर आ रहा है, अब प्रवासी जो जा करके दोनों ड्यूअल सिटीजनशिप लेकर के वहाँ सेटल्ड हो गया है, और अब यहाँ भी है वहाँ भी है। और भारतवंशी वो हुआ जो पूरी तरह से यहाँ से उठकर चले गए, गिरमिटिया उनका हृदय धड़कता है भारत के लिए। तो सवाल है कि हर किसी की अपनी दृष्टि है, वो नहीं मानते हैं कि अंतर है, मैं मानता हूँ कि अंतर है। तो इन विमर्शों का जो प्रचलन हुआ पश्चात प्रभाव के कारण हम नहीं कह सकते हैं कृष्णा बाबू, क्योंकि प्रेमचंद के साहित्य के बाद निश्चित रूप से अंबेडकरवादी जो दृष्टि थी उसमें एक तरह की पैनापन आई, जिसको कहते हैं पैनापन। और उस पैनापन भरी दृष्टि ने निश्चित रूप से जो दलित, खास करके जो दलित लेखक थे, उनके मन में चेतना जागृत कर दी और उसने आपको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया कि निश्चित रूप से यदि अंबेडकरवादी विचारधारा आप कह सकते हैं कि वास्तव में सत्य है और उस पर हमको चलना है, तो निश्चित रूप से अंबेडकरवादी साहित्य भी होनी चाहिए। और उस साहित्य को आप कह सकते हैं कि दलित साहित्य का नाम इन्होंने दिया, तथाकथित। लेकिन जब मैं मानता हूं कि दलित साहित्य तो भाई प्रेमचंद के यहाँ भी था,
अब ठीक है, ये बहुत बड़ा विमर्श एक बार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से मैंने प्रश्न किया है, भाई इस बात को लेकर बड़ी गहमा गहमी थी कि क्या सवर्ण दलित साहित्य नहीं लिख सकता, और दलित ही दलित। तो उनका, चाहे शरण कुमार लिम्बाले, सब लोगों से मेरा थोड़ा सौभाग्य है कि वो अकरमासी के वो थे। तो नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रवासी अप्रवासी कहना अनुचित है या उचित है। ये तो भाई देखिए, ये तो शब्द जो है मीडिया ने गढ़ा है ना, या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए विद्वान लोगों ने गढ़ा है ना। लेकिन यदि और आप लगा दे रहे हैं और प्रवासी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से दोनों में अंतर होना चाहिए, और है भी। तो मैं, कोई भी व्यक्ति जातिगत, भाई मोहसिन खान तन्हा जी का है कि जातिगत बंटवारे जब तक रहेंगे तब तक बंटवारा रहेगा और इतिहास समन्वित रूप में उभर कर सामने नहीं आ पाएगा। जाति संघर्ष विरोध की सृष्टि करता है, इतिहास इससे प्रभावित। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जब फहमीदा रियाज का कराची आप पढ़िएगा तो कह रहे हैं कि कराची जार जार रो रहा है। अब सोचिए, उस तरह की महत्वपूर्ण लेखिका कह रही है कि कराची जार जार रो रहा है। इसका मतलब कि पाकिस्तान का निर्माण जिन संदर्भों को लेकर के हुआ, जिन उद्देश्यों को लेकर के हुआ, तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो चाहे जो मोहसिन खान जी ने कहा है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि चाहे वो आप जातिवादी हथियार लेकर आगे बढ़िए, चाहे धार्मिक हथियार लेकर आगे बढ़िए, चाहे क्षेत्रीय हथियार लेकर आगे बढ़िए, देखिए पूरे विश्व का मनुष्य एक है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो हमारी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, उस वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा अब जो है, जैसे मुझे हंसराज के सीरीज में बोलना है कि कोविड-19 के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा की चुनौतियाँ। अब आप सोचिए ना कि गोरखनाथ जी ने कहा था कि हब की न बोलीबा, लब की न चलीबा, धीरे धरीबा पाँव, गर्भ न करीबा, सहज रहीबा, भरत गोरख राव। लोगों को समझ में तब नहीं आया, अब समझ में आ रहा है। तो प्रकृति संचालित जो भी आप कह सकते हैं कि जो विसंगतियां हैं या जो आपदाएं हैं, उनसे आप कह, तो निश्चित रूप से यदि मनुष्य को केंद्र में रख करके हम अपनी बात करेंगे, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई जाति, ना कोई धर्म। और मैं आपको बता दूं, मैं निश्चित रूप से मैं बता दूं, जितना वाजपेयी जी मुझे जानते हैं, मैं कभी भी जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई आधार अपने जीवन में मैंने अख्तियार नहीं की, लेकिन मैं कई बार इसका शिकार हुआ हूं। तो निश्चित रूप से जिनको करना है करने दीजिए। यदि कोई शिक्षक, आलोचक, पाठक, साहित्यकार, जिनको समाज को दिशा देनी है, यदि वो इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो समाज के दुश्मन हैं मित्रों। वो समाज के कभी भी मित्र नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात इसमें है कि जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि आप एल्चन के बारे में सुने होंगे। मिस्टर एल्चन कहते हैं कि साहित्य भाषा का धर्म है, ठीक, और वे भाषा पर जोर देते हैं। किसी भी भाषाई संरचना को साहित्य मान सकते हैं आप। तो आप क्या कहेंगे कि भाई रेलवे टाइम टेबल या रेलवे पे जो बातें लिखी होती वो साहित्य है क्या? बिल्कुल आपका प्रश्न जायज़ होगा, और वो साहित्य नहीं हो सकता है। भाई टाइम टेबल है, ये ट्रेन इतने बजे इतने जाएगी, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जाएगी। लेकिन जब उनको समवेत स्वर में आप देखेंगे, महसूस करना शुरू करेंगे, उसको चैनलाइज करना शुरू करेंगे, तब आपको एक साहित्य उभर करके आएगा कि एक परदेसी है, समय से ट्रेन में चढ़ा और वो जो है उसके लिए सीटी बजाते हुए वो पहुंच गई वहाँ पे, और बिरहणी जो है उसका इंतज़ार कर रही है, तो निश्चित रूप से आपको साहित्य दिखेगा। तो मित्रों, ये सब नज़रिए की बात होती है। और जो फंक्शनिंग रोल जो है टाइम टेबल का, जो मैंने अभी बात की, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि ये जो टेक्स्ट में क्या होता है, डिस्टेंस और कॉम्प्लेक्सिटीज, माने दूरी और जटिलता, ये जहाँ भी है वो सब जो है आप कह सकते हैं कि साहित्य के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। और निश्चित रूप से देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किताबी बातें न बताई जाएं आपको, क्योंकि सब यहाँ पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग जुटे हुए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ी अपनी बात बताई जाए जो मैं महसूस करता हूँ। हम लोग जी बिल्कुल मोहसिन खान साहब का कमेंट बड़ा ही लाजवाब है जनाब, कि वाजपेयी जी ऐसे ही साथियों के साथ हैं जो उदार और समन्वय को मानते हैं, हमारे आत्मीय भी हैं। मैं एक वाकया बता दूं आप लोगों को कि मेरी पहली पुस्तक जब छप करके आई, उसके बाद मुझे वाजपेयी जी से मेल हुआ और स्नेह हुआ, परिचय हुआ। और पहला प्रकाशक मुझे जो प्रकाशकों की जो स्थिति है
और ये इतने सज्जन आदमी हैं, मैं कोई मतलब वो नहीं है, लाइव तो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहते हैं कि अध्यापक में भी सज्जन दुर्जन है, प्रकाशक में भी सज्जन दुर्जन है, पूरी जीवनगत सच्चाइयों से रूबरू होने वाले जो आप कह सकते हैं कि संगठन हैं, सब में सज्जन और दुर्जन हैं। और वाजपेयी जी हमको बड़े स्नेही और बड़े प्रिय लगे, और वाजपेयी जी से मेरी दूसरी पुस्तक आ रही है और रिश्ता काफ़ी प्रगाढ़ हो चुका है, और आशा है कि हम लोग आगे मिलकर काम करेंगे। तो मोहसिन खान तन्हा जी का धन्यवाद, जो वाजपेयी जी के बारे में जो आपने ओपिनियन बताया उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अब एक चीज़ देखिएगा, आप जब इतनी सारी बातें हो जाएंगी तो आप कहिएगा कि मैडम क्या इतिहास, क्या करता है इतिहास? इतिहास वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है, देखने का नज़रिया बनाता है, समझने का नज़रिया बनाता है। और आपने देखा भी है, जब साहित्य इतिहास रचना क्रम आरंभ होता है, गारसा दत्तासी 2 भागों में 39-43 जो भी आप मान सकते हैं, लेकिन हिस्टोरी डी ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी उसको ये है कि ठीक है, एक प्रयास है फिर शिव से सेंगर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को इतना क्यों तवज्जो दी गई? उनकी जो है आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतिहास दृष्टि थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कालक्रम में जो आप जो डिस्टिंग्विश जिसको कहते हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन आप खुद सोचिए, फिर मिश्र बंधु आते हैं। मित्रों, मिश्र बंधु जो तीनों भाई लिख करके एकदम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन वो अपने काम से सहमत नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ कमी उनको दिख रही हो, लेकिन शुक्ल जी, हम कहते हैं आप शुक्ल जी की जितनी भी आप कह सकते हैं कि साहित्य में आलोचना जरूरी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं एक वाक़या आपको बता दूं, बस छोटी सी बात है कि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मतलब उद्घाटन सत्र में नामवर जी थे, उन्होंने अपनी बात कर ली, उसके बाद निर्मला जैन, वो उनको आप कह सकते हैं जो कटाई और छिलाई शुरू की कि मैं चकित था। और ऐसा विद्वान व्यक्ति सिर झुकाए हुए और चुप और पान के तरफ देख रहा था। तो बाद में अब ये तो नहीं है कि फिर मंच से चढ़ करके उनको जवाब दे। तो जो विद्वान होता है वो विद्वानों इतनी गति होती है, वो सबको सुनता है और अपना भी सुनाता है, लेकिन जिसको दूसरे के सुनने का धैर्य नहीं है, निश्चित रूप से वो ना सुनेगा ना सुनाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतिहास जो है यदि वस्तुनिष्ठता प्रदान करती है, जैसे हम कहते हैं, आपसे कहा जाएगा कि भाई थिएटर देखना अश्लील है, ठीक, दूसरा कहेगा कि नहीं श्लील है। आपसे कहा जाएगा कि भाई जो फिल्मी दुनिया की जो अभिनेत्रियां हैं उनका जीवन अश्लील है, कोई कहेगा कि नहीं श्लील है। तो ये श्लील और अश्लील करने का कार्य क्या है? ये इतिहास में अस्वीकार्य है, क्योंकि इतिहास आपको निश्चित रूप से एक अनुशासन की धारा में बांधता। इसलिए इतिहास से साहित्य को यदि आप जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से साहित्य भी अनुशासनबद्ध होगी। और इसीलिए साहित्य की दृष्टि एक निरंतरता में हम उसका अध्ययन करते हैं। और जब हम बात करते हैं मित्रों, वहाँ से आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक और भक्ति काल से लेकर रीति काल तक, तो जरा हम अब उस पर बात करते हुए आप बढ़ते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण, मैं कोई एमए की क्लास नहीं ले रहा हूं कि मैं कहूंगा कि गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभ काल कहा, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवापन काल कहा, द्विवेदी जी ने आदि काल कहा, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, सब आपको पता है, जानते हैं आप। और जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो नहीं भी जानते होंगे तो जान लेंगे पढ़ करके। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यदि आप 650 से 1200 का समय का अध्ययन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप वीरता का समय किन संदर्भों में, इन संदर्भों में कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पे तीन तरह से युद्ध होता था, 3 कारणों से युद्ध होता था, प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा और नारी लिप्सा। ये सब आपको पता है कि सामंत युग में ये युद्ध का बुनियादी कारण यही था, प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा और नारी लिप्सा। हर्षा साम्राज्य के पतन के पश्चात 641 में उसका पतन होता है हर्ष साम्राज्य का। उसके बाद से लेकर लगभग 1250 का जो समय है उसको सामंत काल, राम शरण शर्मा भी उसको फ्यूडल एज कहते हैं और मानते हैं, उसको सामंत युग मानते हैं।
राजपूत युग कोई कहता है, कोई पूर्व मध्यकाल कहता है, लेकिन जरा आप विचारिए कि इसको राजपूत युग या पूर्व मध्यकाल कहने के पीछे क्या मंतव्य हो सकता है। इसका यही कारण था कि ये जो वर्ग है जिसको कहते हैं क्षत्रिय, जो राजपूत कहलाते हैं, हालांकि राजपूत क्षत्रिय में अंतर है, लेकिन मैं इस पर अभी नहीं आऊँगा, ये थोड़ा सा विषयांतर वाली बात हो जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको आप राजपूत कह रहे हैं, राजपूत युग कह रहे हैं, ये हर विघटन हुआ, और विघटन में हर्ष साम्राज्य के अंतर्गत जितने कर लिया और स्वतंत्र घोषित करते उसमें जो मजबूत और हमेशा जो जहां देखी सुंदर नारी तहां धरी तलवार, आपने पढ़ा, ये जब प्रतिशोध प्रतिस्पर्धा और नारी लिप्सा के लिए आप कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति बनने लगी, तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है आलोचकों के लिए। जो वहां पहुंचते हैं वो कहते हैं कि आलोचकों के लिए नहीं, इतिहासकारों के लिए भी, कि राजपूत युग जहाँ पे राजपूत शासन में थे और वो जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। इसका कारण क्या था? परस्पर गुटबाजी, परस्पर नीचे दिखाने की प्रवृत्ति। आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि ये वीर कम थे, वीरता की कमी नहीं थी, एकजुटता नहीं थी। आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जो संकल्पना है, एक मन की संकल्पना है, वो तो टर्म ही बहुत 18वीं 19वीं सदी का है, लेकिन जो एक राष्ट्रीयता है दिमाग में, वो खंडित राष्ट्रीयता को ही पूर्ण राष्ट्र मान बैठे थे। जो जहाँ पे है उसी को आप समझ रहे हैं कि हम मतलब कोई यहाँ 50 गांव भी है, 100 गांव भी है, तो उसको राजा मान बैठा है। तो जब आप इस तरह से जब खंडित राष्ट्रीयता को ही संपूर्ण राष्ट्रीयता की बात, तो निश्चित रूप से आप कमज़ोर होंगे, आप एकजुट नहीं हो सकते हैं। और यही कारण था कि जब 12वीं सदी के अंत है, तो निश्चित रूप से भाई आप महमूद गजनी के आक्रमण को नहीं देख सकते हैं। हम लोग हिस्ट्री भी पढ़े हैं, तो हिस्ट्री का मतलब सीधे कहता है कि धन की लूट के लिए आया था वो, और लूटा वो 17 बार आक्रमण किया। 985 से लेकर 1026 के मध्य 17 बार आक्रमण किया, जो लूटना था लूट लेकर गया। लेकिन जब घोरी का आक्रमण हुआ तो निश्चित रूप से वो वहाँ पे उद्देश्य था राज सत्ता का प्रसार और इस्लाम। तो निश्चित रूप से जो साहित्य है, यदि गाथा काल आप कह क्योंकि कहते हैं कि वीरता से अनुप्राणित है। 3 अमीर खुसरो की पहेलियाँ और बिसल देवरास हो, ये श्रृंगारिकता और भक्ति और मनोरंजन से संबंधित है। लेकिन 9 जो पुस्तकें जो उपलब्ध हैं उसके आधार पर वो कहते हैं, लेकिन हम 9 पुस्तकों को तथ्य के आधार पर खारिज कर देते हैं। और इस प्रकार से आप होते हैं जो उन्होंने कहा आदिकाल है। तो भाई जब आदिकाल को लेकर के इतना अभिमत है, और ये सही बात है कि कोई परंपरा एवं प्रवाह में आप जी कहते हैं कि भाई मान लेते हैं चलो मान लेते हैं कि वीरगाथा काल है, तो जो परंपरा होती है उसका प्रवाह भी होता है। और परंपरा और प्रवाह के क्रम में हम देखते हैं कि गाथा काल के संदर्भ में वीरता की प्रवृत्ति का विकास आगे होता हुआ की तरफ ध्यान नहीं गया है। शुक्ल जी का धार्मिकता की प्रवृत्ति है, उन के संदर्भ में समझना होगा कि उनका और आगे तक भी होता हुआ दिखता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। और यही कारण है कि भक्ति काल में आप देखते हैं कि होती है, और निश्चित रूप से तो बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम आएंगे और कहेंगे। भक्ति में भी कुछ बातों को लेकर के हाँ बिल्कुल, आप जिस साहित्य को हम कह रहे हैं कि जो जिस साहित्य को लेकर के हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक काल का साहित्य युगानुरूप होता है। वाले शुक्ल जी बड़े बाद में आए, लेकिन आदिकालीन साहित्य में आप है वीरगाथा काल इसलिए कहा है कि एक विशेष ढंग की रचना की परिपाटी और लोक रुचि में लोक प्रसिद्धि का परिणाम, ये 2 चीजों को तथ्यगत रखते हुए मैंने इन्हें वीरगाथा कहा है।
लेकिन बहुत सारे हमारे आलोचक, कोई संधि काल, चारण काल कहता है, कोई सिद्ध सामंत काल कहता है। ये निश्चित रूप से हमारे होना चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं है कि सब पे अलग अलग से चर्चा संभव हो सके। लेकिन जब आप भक्ति काल में आते हैं तो हम नामवर जी से देखते हैं कि भक्ति काल में भक्ति की जो अजस्त्र धारा है, वो शुक्ल जी कहें या द्विवेदी जी कहें, द्विवेदी जी कहते हैं 12 में से 12 ना ऐसे होते तो भी, और शुक्ल जी वो मुसलमानी आक्रमण के कारण मानते हैं। तो निश्चित रूप से जो आलोचक हैं अपना अपना अभिमत है, लेकिन भक्ति काल से इसको आप मान कर चलिए। और कोई भी व्यक्ति, हमारे बहुत सारे प्रबुद्ध साथी जुड़े हुए हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, एक बात देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति लोक जागरण, पुनर्जागरण और नव जागरण को लेकर के जो जिस संदर्भ को व्याख्यायित करता है, उसमें भिन्नता होनी चाहिए। ये तीनों एक नहीं है। जहाँ पे आप पुनर्जागरण की प्रावस्था का द्योतक है, खास करके पश्चिम का साहित्य, और मध्यकाल का जो जिसको कहते हैं कि मानव और जीवन की अभिव्यक्ति की खोज। लेकिन यहाँ पे तो देखिए ना कि मानव और जीवन की अभिव्यक्ति की खोज लोक जागरण नहीं है। मानवीय, आप कह सकते हैं कि मानवीय अस्मिता जिजीविषा की कवायद है। आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि पूज्य पुरुषों का अपमान किया जा रहा है, मंदिर नष्ट किए जा रहे हैं, देवालय भ्रष्ट किए जा रहे हैं, भला इस तरह के, आप कह सकते हैं कि इस तरह के वातावरण में अपने पौरुष में जाने के सिवा दूसरा मार्ग ही क्या था, रास्ता ही क्या था। इसलिए पार लगाओ पालनहारी, और इस तरह से संदर्भ चीज़ें जो हैं संदर्भित होती हैं। और आप जानते ही हैं कि सबका अपना अभिमत है, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। दो बातें भाई, ईश्वर यदि नहीं है लेकिन है निर्गुण रूप में, ईश्वर यदि है और है तो सगुण रूप में, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, बहुत सारी बातें कही गई हैं मित्रों। निश्चित रूप से जो कृष्णा बाबू का जो पे विचार या प्रश्न है कि वर्तमान जो कि विडंबना होने के कारण जो एक नया भक्ति आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के तहत उपन्यासों और कथा साहित्य हो रहा है। नहीं, मैं इससे, क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूं कि वो ये आंदोलन व्यापकता का नाम है। परिवर्तन को हम आंदोलन नहीं कहते हैं, परिवर्तन स्वतः स्फूर्त होता है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि कथा साहित्य या जो कुछ भी, जिसमें भी जो एक, आप कह सकते हैं कि लगभग 20 वर्षों 25 वर्षों में एक परिवर्तन, बदलाव आ रहा है, यह समाज और राजनीति की परिस्थितियां बदल रही हैं, इसलिए ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन आपने लिखा कि ऐसे में कथा साहित्य का प्रचलन और अधिकाधिक पाठक उन्हें परिचित करने की प्रवृत्ति साहित्य इतिहास में आवश्यक होती है। निश्चित रूप से मैं एक बात कहूँ, मैं भरत यायावर जी हैं साथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के, तो इस पे काफी चर्चा होती है। हम कहते हैं कि दिनकर ने कहा था, किसी भी युग की प्यास को बुझाने के लिए नए कुएं खोदने की जरूरत होती है, पुराने कुएं से प्यास। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि साहित्य इतिहास का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है, साहित्य इतिहास में नए सिरे से बातचीत जरूरी है। डॉक्टर नगेंद्र 1973 में लेकर के आते हैं, उनका तो संपादन है, कुछ नई चीजें उन्होंने उसमें रीति काल में जोड़ी है, शेष कोई नई बातें नहीं है। बच्चन सिंह का जो इतिहास है, कहने का मतलब है कि सबने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास को ही आधार बनाया है, और कोई दूसरा अभिमत किसी के पास नहीं है। इसलिए आपको ये कि यदि 21वीं साहित्य को देखिए, 3 बातें हैं। 21वीं सदी का साहित्य किस दिशा में जाएगा, 21वीं सदी के साहित्य की रूपरेखा क्या होगी, और 21वीं सदी की साहित्य की उपादेयता क्या होगी। तीनों को संदर्भित यदि आपको करना है, और तीनों को संदर्भित करके यदि आप चाहते हैं कि साहित्य पुनर्परिभाषित हो, तो निश्चित रूप से साहित्य का इतिहास नए सिरे से लिखे जाने की जरूरत है। क्योंकि मैं खुद आपको कह रहा हूं, आप खुद देखिए, आदिकाल में शुक्ल जी खारिज हो चुके हैं, भक्ति काल में प्रासंगिक हैं, रीति काल में एक मोटा मोटी सबका जो एक मूल्यांकन है,
तो कहने का मतलब है कि जितने भी महत्वपूर्ण आलोचक हैं, कोई कहीं स्थापित है, कोई कहीं अस्थापित है, कोई किसी बात को लेकर के सहमत है, कोई किसी बात को लेकर के असहमत है। लेकिन मित्रों, मैं जब बार बार इस बात की चिंता हो रही है, और मेरा विषय भी है हिंदी साहित्य और इतिहास, मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पे चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो सारे सूत्र को खोल देता, लेकिन मैं हिंदी साहित्य और इतिहास की बात कर रहा हूं। तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यदि आप साहित्य को समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से 21वीं सदी का साहित्य भिन्न और अलहदा होगा, अलग होगा। अब आप सोचिएगा कि जब उसी लकीर का फकीर जब होते हुए यदि आप ये मान करके चलेंगे कि नहीं, जो निराला का साहित्य था वो अंतिम साहित्य है, जो रामविलास शर्मा की आलोचना है, नामवर जी की आलोचना है, वो अंतिम आलोचना है, इससे की दिशा नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों से, रख लीजिए कि वैचारिक पूर्वाग्रहता से साहित्य नहीं बनती, साहित्य का विकास नहीं होता है। और तीसरी बात यह मान करके चलिए कि राजनीति का तलवा चाटने से भी, या राजनीति का आप कह सकते हैं कि अलंबरदार होकर, राजनीतिक पार्टियों का अलंबरदार होकर के भी आप कह सकते हैं कि आप साहित्य का भला नहीं कर पाते हैं। यदि हो सकता है भारत के नागरिक हो हैं आप, और आपको आपकी ये जरूर जो है कि आपकी एक विचारधारा हो, पार्टी को उससे सहानुभूति होगी, लेकिन उसका जो कुकृत्य है, या आप कह सकते हैं कि उससे गलतियां हो रही हैं, उसको बताना भी आपका गुरुतर दायित्व है, यदि आप अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं। और नहीं है तो भाई आप एक चीज देखिए ना, पहले लगभग 55-60 वर्षों तक एक पार्टी ने इस देश पर शासन किया, और उसमें देखिएगा कि कवियों, लेखकों और साहित्यकारों का क्या अभिमत रहा है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। कवि किसको तैयार कर रहा है क्रांति के लिए भाई? किसके खिलाफ तैयार कर रहा है? उस विचारधारा के लिए जिस विचारधारा को लेकर के उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। और आज आप देखिएगा कि जब भिन्न विचारधारा आई हुई है तो उस विचारधारा के लोग एकदम टूट पड़े हुए हैं भिन्न विचारधारा पर, और भिन्न विचारधारा वाले भी उन पर टूट पड़े हुए हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई में साहित्य का जो जितनी हुई है, मैंने बातचीत के क्रम में इंटरव्यू लिया था नामवर जी का। मैंने कहा कि सर, आलोचना का भविष्य आलोचना का, तो उन्होंने बातचीत में कहा कि देखो, राजनीति जैसी होती है, अक्सर आलोचना उस तरह की हो जाती है जबकि होना नहीं चाहिए। आज जब एक चीज देखिएगा, लोगों ने देखा एकेडमिक्स में जितना भी समय बिताया, पढ़ा रहे हैं कहीं, वो जानते होंगे रह गई है क्या कि योग्य एकेडमिक्स में इस बात की संभावना होती है हमेशा कि आप मुझे बुलाओ, मैं तुझे बुलाता हूं। अब आप बताइए कि जिस व्यवसाय में पारदर्शिता नहीं होगी, उसमें न्याय की प्रणाली कहां से विकसित हो सकती है, कल्याणकारी होगा? क्यों नहीं भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद? आप खुद महसूस कीजिए कि हिंदी जगत में, इसलिए जब आप एक आलोचना हैं तो निश्चित रूप रोक नहीं सकता था। द्राविड़ युग जी लाए, रामानंद प्रकट किया, कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड, सब लोग जानते हैं इस बात को। अलवार नयनार, ईसाई मत का प्रचार प्रसार अलवार नयनारों के बीच आप शंकराचार्य का उद्भव, कई बहुत सारी बातें हैं, बहुत मैंने कह नहीं सकते हैं, समय कम है। लेकिन आप जब भक्ति के बात आप देखते हैं कि एक ऐसी विचारधारा, क्योंकि साहित्य में उसको वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, और राजनीति जो उस समय की राजनीति है देना नहीं है, सिवाय चरण वंदना के। और आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रीतिमुक्त कवियों ने उसको आप कह प्रासंगिक बनाया है,
तो निश्चित रूप से आप इस चीज को समझिए कि रीति काल के बाद जब हम आधुनिक काल में आते हैं, और भारत में मैं विजय मोहन सिंह को उद्धृत नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने भारत में कही है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास और विश्लेषण हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र हो भी हो, आप खुद जिसके सामने जिस तरह का समय होता है उस तरह का वो निर्णय लेता है, उस तरह की परिस्थितियों से रूबरू हो। देशभक्ति आवश्यक थी तो राजभक्ति आवश्यक थी तो देशभक्ति भी आवश्यक थी, और दोनों तरह की प्रवृत्तियां भारतेंदु युग में देखती हैं। लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते आप कह सकते हैं कि ये मैंने क्षमा मांग ली थी कि ये कनेक्शन की जो दुविधा है वो जुड़ गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई आप भारतेंदु युग में आइए, द्विवेदी युग में आइए, छायावाद में देखिएगा। हम कह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, और राष्ट्रीय आंदोलन कोई आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के साथ नहीं होता है। 1857 का विद्रोह होता है, 1858 में पार्लियामेंट एक्ट आता है, और पार्लियामेंट एक्ट में इतने सारे प्रावधान होते हैं। बाद में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है, उसमें इतने सारे प्रावधान होते हैं कि भारतीय जनता जो है, मतलब कहते हैं कि घूचने लगती है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो धन निर्गमन का सिद्धांत 1870 में ब्रिटिश इंडिया में आरसी दत्त इसकी व्याख्या करते हैं, और ये जो दादा भाई नौरोजी से कहते हैं कि तो बहुत खतरनाक भारी वह धन विदेश चली जात रहे अति ख्वारी। तो ये कहना कि राजभक्ति थी इसलिए भारतेंदु जी अंग्रेजों ये नहीं है, जैसा कि मैंने उनकी। तो कहने का संदर्भ यह है कि हिंदी साहित्य को इतिहास से जोड़कर देखते हैं, इतिहास में परिवर्तन अपेक्षित है, परिवर्तन अपेक्षित है। मैं अभी हिंदी इतिहास पे नहीं गया हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि काल पहुंचाई जाए, और आप छायावाद तक आते आते आप हो चुका है, और गांधीवादी विचारधारा के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से पहले उससे पहले प्रभाव था, तो छायावाद में गांधीवादी प्रभाव दिखता है, चाहे वो लेखकार हो या उपन्यासकार हो, प्रेमचंद आगे तक। और आगे जब ये देश आजाद हो जाता है, आजाद होता है, उसके बाद आप देखिए फिर चाहे नई कविता का दौर हो या कहानी का दौर हो, और समकालीन कविता तक आते आते जितनी भी नक्सलबाड़ी, आप कह सकते हैं कि राम मंदिर विवाद, बोडो आंदोलन, ये उल्फा, ये सारी चीजें जो हैं हावी हो जाती हैं कविता पर, और विषय बनने लगते हैं। भाई बाबा नागार्जुन को देखिए ना, बाबा नागार्जुन जब लिख रहे हैं तो लिखते हैं, कैसी लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं, ये पुष्ट पुष्ट की दरिद्रता जो कटहल के खुरदरे जीभ की तरह मेरी लहू चाटती आई है, मैं ना अकेला, मेरे जैसे तो लाख लाख हैं, कोटि कोटि हैं। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की पीड़ा को, आप मापिए उस पीड़ा को, कि ये जो परंपरागत दरिद्रता है, एक होती है दरिद्रता, एक होती है परंपरागत दरिद्रता, जो माने पीढ़ी दर पीढ़ी आपको सता रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल उसी तरह का असुर है। जिस तरह की समस्याएं हैं साहित्य में, समाज में, उस तरह की समस्याओं को कवियों ने उठाया है, उस तरह की समाज को कवियों ने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। वहां रोमांटिक भी होते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके ऊपर बादल का वस्त पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। कल्पना कीजिए उस हृदय की, उस हृदय को थाइए जरा, उस गहराई को मापिए, जो अचेतन में चेतनता को समाहित कर ले, जड़त्व को गतिशील बना दे। नदी तो रोज उसी तरह होती होगी, प्रशमित धीर गंभीर, लेकिन कवि का हृदय मन उसमें शामिल होकर के उसको जो है चेतन बना देता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा। और बाद में आते समकालीन कविता में तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, जैसे कि वो समय था जब रघुवीर सहाय वगैरह, लीलाधर जगुड़ी का समय था, अरुण कमल जी वगैरह थे, अब बाद में राजेश जोशी, बाद में बोधिसत्व जी वगैरह का समय आया। बहुत सारे युवा कवि भी लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं। लेकिन मैं उस आंध्रा से जुड़े हुए हैं कृष्णा बाबू, इनकी बात से मैं ये सहमत जरूर हो रहा हूँ। भाई
हम ये लिख रहे हैं कि सही बात है, यहाँ की प्रणाली न होने के कारण समाज में विडम्बना पूर्ण रही है। साहित्यकार इनको करते हैं। ऐसे साहित्यकार की कृतियों का इतिहास लिखा जाना अत्यंत उपयुक्त समय अनुकूल होगा। नहीं, थोड़ा सा हिंदी भाषी क्षेत्र से कोशिश कर रहे हैं, कुछ शब्द साफ नहीं हो रहे, मैं समझ रहा हूं। तो कि देखिए, साफ साफ मैं बात कहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद समय हुआ होगा, तो मैं साफ साफ 3-4 बातें संदेश देता हूं अपने पाठकों को, अपने मित्रों को। देखिए, जब आप जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें 3 बातें होती हैं। आपका जीवन आगे बढ़े, जो दुखियारी हैं, मैं किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, जो दुखियारी हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, और तीसरी बात मैं मानता हूं, देश आगे बढ़े। क्योंकि जब प्रकृति ने हमें यह अनमोल जीवन दिया है, तो निश्चित रूप से प्रकृति हमसे पूछेगी कि आप जब गए हैं तो आपने क्या योगदान करके आया है धरती, आप आए हैं धरती से। तो ये सब जितने भी आप मेरे देश भर में, मुझे कल आया फोन हंसराज काले से, ऐसे ठीक है, अब बोलना भी है, मैं जहां भी वेबिनार हो रहा है, जहां भी मैं बोल रहा हूं, मैं अंतिम समय में यही अपील कर रहा हूं कि बंदनी में साम्य बना करनी है तो निरपेक्ष, और दुराग्रह से आप मुक्त हो जाइए। अपने आप देखिएगा कि आपका तो भला होगा ही होगा, समाज का और साहित्य का भी भला होगा, और देश का भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।